हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज से यहाँ या इस आज से हम लोग जो सीडीपी है आपका, ठीक है, सीडीपी की आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। डेली आपको एक प्रैक्टिस की वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो हम लोग आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे और फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। हमने हिंदी पेडागोजी डिस्कस कर ली है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। और अब हम लोग सीडीपी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास है, तो डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी जो कि आपकी सीडीपी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जितनी भी सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो हम लोग सीडीपी जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो थ्योरी है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप पहले ये समझ लीजिए कि डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया जो होता है, इसमें कौन सा विकार होता है, वो आपको बताना है। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है। बच्चा पढ़ता तो है, ठीक है, लेकिन जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल क्लियर पढ़ते हैं, वो वैसे नहीं पढ़ पाता, थोड़ा सा उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वो 6 को 9 समझ लेता है, ठीक है, वो बी को डी समझ लेता है, ऐसे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो वही डिसलेक्सिया विकार होता है। तो इसमें कौन सा, मतलब इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे नहीं लिखा हो वहाँ पे अच्छे से ध्यान से करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते हैं। हम लोग नहीं पे नहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखने की धीमी दर। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उसकी विशेषता नहीं होती कि बालक लिखने की उसकी धीमी दर है तो उसको डिसलेक्सिया ही होगी। पहले और जो फर्स्ट है, पढ़ने की सटीकता, गति और समझ की समस्या, ठीक है, ये नहीं, मतलब ये है। और जो दूसरा है, दाएं एवं बाएं हाथ की निश्चितता, ये भी है। और जो डी है, मुद्रित शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, ये भी है। लेकिन जो ये लिखने की धीमी दर है, ये अगर ये किसी बालक में पाई जाती है, कुछ बालक धीरे धीरे लिखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको डिसलेक्सिया ही हो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा, शक्तिशाली प्रेरणा सीखने की वह प्रभावी कारक है। जो पावर मोटिवेशन है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान करता है। शक्तिशाली प्रेरणा सीखने का प्रभावी कारक जो है वो ध्यान करता है। मतलब जब बालक ध्यान देगा, ठीक है, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है, वही होता है ना, जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है तो उसके लिए आप टाइम भी निकाल लोगे, आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लोगे और आप अच्छे से सीख भी सकते हो। तो वही है, जिसमें बच्चे को जो शक्तिशाली प्रेरणा उसको प्रभावित करती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो अच्छे से कर पाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेजी से सीखता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, तेजी से सीखता है। जब उसको, मतलब वही हुआ ना, जब वो वही है, जैसे कि उसको कोई, मतलब जो प्रेरणा जो उसको प्रभावित करती है, जिस तो वो अच्छे से सीखेगा। जब उसका उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो और बेहतर तरीके से सीखेगा, वो और जानने की कोशिश करेगा उससे रिलेटेड। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा, आप छात्रों की चोरी करने की आदत को कैसे मिटाएंगे? जो छात्र होते हैं, कभी कभी छात्र जो चोरी करने लगते हैं, उनकी जो आदत होती है वो आप कैसे मिटाएंगे? पुरस्कार देकर मिटाएंगे, या फिर उदाहरण के माध्यम से मिटाएंगे, या फिर डांट, या फिर सजा? तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप जो की मतलब चोरी करने की आदत होती है उसको मिटाएंगे? तो इसका जो थर्ड है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। आप उनको उदाहरण देंगे कि वो देखो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं,
ठीक है, जब आप उनको उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल दोगे तो वो और अच्छे से समझेंगे। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बालक को आप डांटोगे तो उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको सजा दोगे इसका भी आपको मतलब निगेटिव ही मतलब इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप जब उसको एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण के माध्यम से समझाओगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। स्कूल की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए स्कूल कर्मियों द्वारा किए गए सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान है। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे जो संबंधित अनुसंधान है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो 4th है, ठीक है, जो आपका 4th है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्शन रिसर्च, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है आपका 2009 देश में लागू किया गया। जो आपका 2000 मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, तो ये आपके देश में कब लागू किया गया ये आपको बताना है। तो इसका जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 में किया गया। और ये जो आपका भारत देश है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा मतलब कितने नंबर पे था जिसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अपने देश में लागू किया था। तो 135वां था। ठीक है, 135वां देश था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो ये इसमें शिक्षा मिलती है वो कितने साल के बच्चों को लिए मतलब कितने कक्षाओं के लिए मिलती है, तो वो हो जाता है आपका 6 से मतलब कितने वर्ष के जो बालक होते हैं उनको मिलती है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो 1 से लेके 8th तक 1 to 8th होता है क्लास, उसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और ये भारत में कब लागू किया गया था, तो ये 1 अप्रैल 1910 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिसका अधिनियम आया था वो 2009 में आया था। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। जो टीचर और छात्र का अनुपात होता है प्राइमरी लेवल में वो 1 पे 30 बच्चे होते हैं, एक टीचर पे 30 बच्चे होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो एनसीएफ है आपका, एनसीएफ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे आपका ईवीएस हो या कभी कभी हिंदी पैथोलॉजी में भी आ जाता है और सीडीपी में। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना है। जो अभी आपका अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग ध्यान रखिए। इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनता है और इससे 1 ना 2 नंबर आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ बहुत अच्छे से आप लोग कवर करिएगा। देखते हैं, एनसीएफ 2005 में स्कूल में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य था। जो एनसीएफ है और उसमें जो स्कूल में जो कला है, जो आपकी आर्ट है, आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज, तो जो वो है उसका मतलब उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका क्या उद्देश्य था, 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं। पहला है सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना। ठीक है, ये भी इसका हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ की मतलब हर जगह की अपनी अपनी एक कला होती है। जैसे कि आप लोग ध्यान मतलब आप लोगों को पता होगा जो बिहार राज्य है वहाँ पे मधुबनी जो ड्राइंग है मतलब जो वहाँ की है वो काफ़ी फेमस है। तो वही है, वहाँ की वो संस्कृति है। ठीक है, और कला के माध्यम से वो निखर के आई है सामने। तो ये हो जाएगा कि वहाँ की वो विरासत मतलब वो वहाँ की संस्कृति है। ठीक है, तो इसका पहला हो सही है। और जो दूसरा है छात्रों व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए। ठीक है, ये भी इसका सही ऑप्शन है कि जब बच्चा अलग अलग से एक्टिविटी करेगा, वो ड्राइंग करेगा मतलब तो उससे बच्चे का जो स्वास्थ्य है मानसिक है ये तो मतलब विकास होता ही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा, जब एक परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को लगातार सही मापता है तो उस परीक्षण को निम्न के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बताना है। जैसे कि आप बुद्धि परीक्षण हो गया, आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हो तो उसमें जब आप परीक्षण करते हो 1 बार किया तब भी वही रिजल्ट आया, 2 बार किया तब भी रिजल्ट वही आया, 3 बार किया तब भी रिजल्ट वही आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो आप परीक्षण कर रहे हो वो सही है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो।
अगर वही हुआ ना, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड है, आप उन पे बहुत ट्रस्ट करते हो, फिर अगर वो 1-2 बार आप ट्राई भी करते हो कि ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, 1-2 बार आपने चेक किया, अगर वो सही है, तो अगर तीसरी बार वो उसने कुछ किया भी है, तो आप बिलीव कर लोगे कि हाँ, हाँ, ये सही होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपको उस पे विश्वास है। तो जब लगातार कोई परीक्षण होता रहता है और उसका रिजल्ट सही आ रहा होता है, तो उसमें विश्वास हो जाता है, इसलिए मतलब विश्वसनीय हो जाता है, तो ये इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लगातार परीक्षण हो, मतलब लगातार सही से मापता है, तो उस परीक्षण को निम्नलिखित में के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा विश्वसनीयता। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये रहा, डैश में माप की भूमिका कई कौशलों में अवलोकन या उपलब्धि प्रदान करना है। जो है आपका मापन है, उसमें अवलोकन और उपलब्धि प्रदान करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो आपका 8 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन, जो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो कितने % आए हैं, ठीक है, नंबर डेटा से होता है, मतलब आपका कितना नंबर है, आपके कितने % आए हुए हैं, वो इससे रिलेटेड होता है। योगात्मक परीक्षण जो होता है, आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो यही होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विशेषता शेषावस्था की नहीं है, जो विशेषता है ऐसी कौन सी इसमें जो शेषावस्था की नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो इसमें है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड, जो शेषावस्था होता है, इसकी जो एज होती है वो आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, तो जो ये होता है, इसमें कौन सा इससे मतलब विशेषता उसकी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिकता से भरा हुआ, जो बालक 2 से मतलब 0 से जब उसका जन्म हुआ है और जब वो 2 साल का होता है, इसके बीच में जितना भी टाइम पीरियड होता है, उसमें उसमें कोई नैतिकता नहीं होती है, कोई समझदारी नहीं होती है, वो मतलब उसको कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। और जो ये है, ये कोहलबर्ग ने मतलब कहा है कि जो नैतिकता है वो शून्य होती है। जो इस जो शेषावस्था होती है, कोहलबर्ग जो है आपके मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि जो शेषावस्था है उसमें जो नैतिकता है वो शून्य होती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग प्रैक्टिस में ऐसे ही 10 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे डेली के डेली। इससे ये रहेगा, आप देख मतलब आपका रिवाइज मतलब रिवीजन भी होता रहेगा, और आप देखते भी रहोगे कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं और किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक हमारा बेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो आपका CDP है वो हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि आपकी हिंदी जो पैथोलॉजी है वो मैंने डिस्कस कर दी है। अब आपकी CDP की बारी है। CDP हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग EVS करेंगे। ऐसे ही हम लोग हर सब्जेक्ट करने वाले हैं, फिर EVS के बाद हम लोग मैथ करेंगे, फिर हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे अच्छी वीडियो मिलेंगी, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आपके सीटेट में आने वाले हो। तो अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, मोटर विकास से हमारा मतलब है कि हाथों और पैरों की उपयोग में विकास। जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है, मतलब उसका जो उपयोग क्या है, हाथ और पैरों, जो आपके हाथ पैरों का विकास होता है उसमें क्या उपयोग है, ये आपको बताना है। तो इसका जो है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति और गति। जो आपकी शक्ति और गति होती है, इससे इसका उपयोग होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो मोटर डेवलपमेंट है, ये 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो आपका ग्रॉस होता है, ठीक है, ये जो ग्रॉस होता है इसको स्थूल बोलते हैं, स्थूल विकास। और इसमें जो आपकी होती बड़ी बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट, बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे कि आपका हाथ हो गया, आपकी आर्म्स हो गई, आपके कंधे हो गए, जो इन बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वहीं पे आपका जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, फाइन जो होता है आपका, ये होता है सूक्ष्म। ठीक है, ये सूक्ष्म होता है, इसमें छोटी छोटी
इसमें आप लोग सूक्ष्म से भी समझ सकते हैं कि सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटी मांसपेशियों का विकास। तो जो छोटी मांसपेशियां होती है, जैसे कि आपकी हाथ की जो फिंगर्स होती है, उंगलियां हो गई, इन पे आपका जोर आने लगता है। जब आप बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटे बेबियों को, तो उसमें हाथ में जो होता है वो हाथ से कुछ नहीं पकड़ सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर धीरे 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 दिन की उंगलियों पे भी मतलब जोर आने लगता है और वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो जो ये उंगलियां होती हैं, जो सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं, उनका विकास फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो बड़ी मांसपेशियों के अंतर्गत आता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स 10 ही क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज, ऐसे ही हम लोग मतलब प्रैक्टिस सब मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो आपकी सीडीपी है वो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।